नमस्कार साथियों, रीट की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि हम लोग रीट का जो पाठ्यक्रम है उसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, उसके विभिन्न आयाम, उसके सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम से उनका संबंध, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगला मेरा टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो परिवार के संदर्भ में, परिवार एक बालक के, एक व्यक्ति के या एक बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला जो हिस्सा होता है वह परिवार में होता है, क्योंकि परिवार ही वह माध्यम है जिसके द्वारा बालक पहली अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। परिवार बच्चे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण होता है जो उसको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित करने में मदद करता है। मैंने विकास की बहुत सारी अवस्थाएं आपको बताई, जिसमें आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक बहुत सारी अवस्थाएं थी, लेकिन विशेष रूप से इन 4 अवस्थाओं की मैं बात करूंगा कि परिवार ही वह माध्यम है जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को आगे बढ़ाता है। ठीक है, जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बालक के विकास प्रभावित हो। तो सबसे पहली बात है पारिवारिक वातावरण, परिवार का वातावरण। ठीक है, पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण का अर्थ यह है कि अगर एक बालक किसी भी अवस्था का है, अगर उसके परिवार में, घर में शांति का माहौल नहीं है, प्रेम और सौहार्द का माहौल नहीं है, तो उसके विकास में बाधा उत्पन्न होगी। अगर वह माहौल तनावपूर्ण है, विवादित है, तो इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर नकारात्मक रूप से पड़ता है। इसलिए परिवार में अगर कुछ भी है जिससे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं तो इसे हम टाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है माता पिता का व्यवहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें पारिवारिक वातावरण में ही आती हैं, लेकिन माता पिता का व्यवहार भी इससे संबंधित है। माता पिता का व्यवहार आपने पूर्व में देखा होगा, पूर्व में जो हमारी परंपरागत पद्धति थी, परंपरागत पारिवारिक स्ट्रक्चर था, पारिवारिक संरचना थी, उसमें माता पिता का व्यवहार बच्चे के प्रति बहुत ही रूढ़ होता था, रुष्ट होता था व्यवहार, जिसके कारण बच्चे का विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता था। लेकिन वर्तमान समय के, आधुनिक समय के जो बच्चे हैं वो तब के बच्चों से इस उम्र में बहुत आगे रहते हैं। इन सब चीज़ों में इसलिए आगे रहते हैं क्योंकि उनका माता पिता का व्यवहार उस समय के पूर्व में माता पिता के व्यवहारों से एकदम अलग है। वो लोग मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चे को पालने का प्रयास करते हैं। हालांकि सबको मनोविज्ञान की जानकारी नहीं होती, लेकिन जिस हिसाब से समाज और परिस्थिति बदल रही है तो लोग अपने बच्चे को उस हिसाब से पाल रहे हैं। तो माता पिता का व्यवहार बहुत आवश्यक है। अगर माता पिता के प्रेम, माता पिता ने अगर बच्चे को प्रेम दिया, उन्हें अनुशासित रखा, प्रोत्साहित किया, आत्मविश्वास के लिए प्रेरित किया, और ये सारी चीज़ें अगर वो करता है तो बच्चे में आत्मसम्मान का विकास होता है और बच्चा ठीक से ग्रो कर पाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन। ठीक है, देखिए आर्थिक स्थिति का संदर्भ सिर्फ पैसे से नहीं है। आर्थिक स्थिति का संदर्भ है वह सारी चीज़ें, जो मूलभूत चीज़ें जो बच्चे को मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी सुविधाएं। अगर इन सब चीज़ों को बच्चे को एक उचित समय, एक निश्चित समय पर नहीं दिया जाता है तो उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। न सिर्फ शारीरिक विकास, उसके अंदर मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है और बच्चे को विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। ठीक है, और अगली चीज़ है मूल्य और परंपराएं। कैसे? ठीक है, मूल्य और परंपराएं, आपने देखा होगा कि एक ही कक्षा में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं जो अलग अलग तरह से। तो साथियों, हम मूल्य और परंपराओं की बात कर रहे हैं। एक ही परिवार, एक ही कक्षा में आप देखेंगे कि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, जिनकी
धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये सारी पृष्ठभूमियाँ अलग अलग होती हैं। तो एक बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में अगर कोई बहुत ज़्यादा सहायता करता है तो उसके मूल्य हैं। अगर उसके संस्कार, उसके मूल्य समाज के नियमों के अनुरूप नहीं हैं तो बच्चे का विकास उससे प्रभावित होगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा और सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास हम सीखने के संदर्भ में, अधिगम के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को अधिगम से जोड़ के देखना होगा। ठीक है। अगला हिस्सा है पोषण और स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य। अब आप सोचेंगे पोषण और स्वास्थ्य बच्चे के विकास से कैसे प्रभावित होता है और उसका संबंध अधिगम से कैसे है। देखिए, पोषण और स्वास्थ्य, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, एक बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट होता है एक बच्चे का, जो उसे मिलना चाहिए उस उम्र में, जिस उम्र में उसे उसकी आवश्यकता है, अगर वह नहीं मिल पाता है तो बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। अगर वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा तो वो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाएगा और मानसिक के साथ साथ भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकता है। इसीलिए एक बच्चे को उसके किसी भी तरह के विकास के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो या किसी भी तरह के विकास के लिए स्वस्थ और पोषित होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और अगली है भाषा और संवाद। किससे भाषा, कैसी भाषा और कैसा संवाद। परिवार में सकारात्मक संवाद और चर्चा से बच्चे क्या होते हैं, उनमें भाषा और संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। भाषा, देखिए, परिवार एक बालक का सबसे पहला विद्यालय होता है। सबसे पहला विद्यालय होता है, परिवार से वो पहली शिक्षा प्राप्त करता है। अगर परिवार में ऐसा माहौल है, रूढ़िगत लोग हैं कि बच्चे को उसके सही या गलत चीज़ों के लिए बोलने नहीं देते हैं, उसे अपनी बात रखने नहीं देते हैं, तो इससे बच्चे के अंदर कुंठा आ जाएगी। और जब वो यही बात वो बाहर जाके रखेगा तो बाहर कोई भी ऐसा नहीं होगा, बाहर कोई उसे ये नहीं कहेगा कि बेटा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ सिर्फ परिवार करता है। तो बच्चों को संवाद करने का मौका दें। अगर वो संवाद करेंगे तो उनके अंदर, उनके मानसिक स्थिति में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उसे बाहर लाएंगे, उसे व्यक्त करेंगे। और जब वो व्यक्त करेंगे तो आप परिवार के सदस्य होने के नाते आप उसे ठीक कर सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं। कहते हैं बेटा आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है, जो भी सामाजिक पारिवारिक नियम है। ठीक है। इसीलिए संवाद बहुत आवश्यक है। हमारे बहुत ही प्रमुख एक शिक्षा शास्त्री हुए जिनका नाम था जे कृष्णमूर्ति। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है। ठीक है। तो संवाद बहुत आवश्यक है। और कैसा संवाद, सकारात्मक हो, उसमें पुनर्वलन हो, हाँ, बच्चों से चर्चा हो। इन सब चीज़ों से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और वो विकास करेंगे। ठीक है। अगला हिस्सा, परिवार के बाद दूसरा हिस्सा है विद्यालय के संदर्भ में। जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक परिवार था। परिवार में हमने कुछ पॉइंट देखे, अब हम विद्यालय में देखेंगे। तो विद्यालय एक बच्चे के सीखने की जो कड़ी में जो दूसरा हिस्सा अगर किसी का आता है तो विद्यालय का आता है। पहला परिवार, दूसरा विद्यालय। विद्यालय बच्चे का विकास का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो उसके संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। अगर बच्चे का बौद्धिक विकास परिवार में जितना होना था, जिस स्तर पे होना था, वो हो चुका है, तो बौद्धिक विकास की अगली प्रक्रिया या अगला क्रम जो होगा वो विद्यालय होगा। फिर बच्चे ने अनौपचारिक रूप से अगर समाज में कोई शिक्षा ली है, कोई भी शिक्षा ली है, जिसे सही या गलत जो भी आप कहें, वह विद्यालय में आने के बाद वो उसको ठीक करता है। इसीलिए सामाजिक विकास भी विद्यालय के संदर्भ में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अगला है नैतिक विकास। ठीक है। नैतिक विकास, बच्चों के अंदर बहुत सारी नैतिकताएं होती हैं, लेकिन हो सकता कुछ ऐसी नैतिकता हो जो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, तो इसे विद्यालय में आके वो सीखता है। और ये सारी चीज़ें, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, ये सारी चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। विद्यालय में सबसे दूसरा पॉइंट है
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षक का प्रभाव। विद्यालय में विद्यालय का जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है एक बालक के लिए, वो उसका शिक्षक होता है। मैं प्रधानाचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधानाचार्य तो विद्यालय का मुखिया होता है, लेकिन एक बच्चे का जो मुखिया होता है वो उसका शिक्षक होता है, जो उसे पढ़ाता है, जो उसे पहली शिक्षा देता है। ठीक है, तो शिक्षक बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस देते हैं उनको, और सीखने में रुचि पैदा करते हैं, उन्हें ये समझाते हैं और इस बात के लिए अभिप्रेरित करते हैं कि सीखना कितना आवश्यक है। ठीक है, और जब शिक्षक उन्हें मोटिवेट करेंगे तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो ये शिक्षक का प्रभाव है बच्चे के लिए। दूसरा है शिक्षा प्रणाली। ठीक है, 21वीं सदी का कार्यकाल है। 21वीं सदी के कार्यकाल में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। हमारा समाज बदल रहा है, हमारा परिवार बदल रहा है, परिवार का स्ट्रक्चर बदल रहा है, हाँ, शिक्षा का स्तर बदल रहा है, आवश्यकताएं हमारी बदल रही हैं। तो शिक्षा प्रणाली, आप जो शिक्षा प्रणाली बच्चे को दे रहे हैं, क्या उससे बच्चे का बौद्धिक, सामाजिक, इन सब कौशलों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली में सबसे पहली चीज़ है शिक्षा का स्तर। शिक्षा का स्तर कैसा है, किस स्तर का शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, वो बच्चा वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या आउटकम देगा, क्या उत्पाद देगा, क्या बनेगा वो। फिर उसका पाठ्यक्रम कैसा है, क्या पाठ्यक्रम लचीला है या तो रिजिड है, कैसा पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के साथ क्या बच्चा कोई गतिविधि कर रहा है, जिसे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, कर रहा है। अगर ये सब चीज़ें हैं तभी बच्चे में बौद्धिक और सामाजिक कौशल विकसित हो पाएंगे। ठीक है, अगला है सहपाठियों का प्रभाव। ठीक है, अगर शिक्षक अच्छा है, शिक्षा प्रणाली अच्छी है और वो सारी गतिविधियां ठीक से कर रहा है, लेकिन उसके पढ़ने वाले, उसके साथ में रहने वाले सहपाठी अच्छे नहीं हैं, तो भी अधिगम का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तब भी उसके अधिगम के ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। सहपाठियों के साथ क्योंकि बच्चा खेलता है, बातचीत करता है, जिससे बच्चे के अंदर सामाजिक और मित्रता की भावना विकसित होती है। तो समाज में तो वो रहता ही है, समाज में रहकर वो सामाजिक मूल्यों को तो सीखता ही है, लेकिन माता पिता और विद्यालय के बाद अगर किसी का प्रभाव सबसे ज़्यादा अधिगमकर्ता के ऊपर पड़ता है तो वो है उसके सहपाठी या मित्र। तो यह आवश्यक है कि सहपाठी और मित्र अच्छे हों। ठीक है, फिर अगला है विद्यालय का वातावरण। हाँ, विद्यालय का वातावरण, आपने अच्छे शिक्षक रख लिए, शिक्षा प्रणाली को ठीक कर ली और पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं। अगर विद्यालय में अनुशासन नहीं है, सकारात्मक माहौल नहीं है, कोई नियम नहीं है, हाँ, तो अधिगम प्रभावित हो सकता है, बच्चे का अधिगम बहुत प्रभावित होगा। इसीलिए विद्यालय का अनुशासन, नियम और सकारात्मक माहौल में बच्चे की जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना, ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं। ठीक है, फिर अगला है सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियाँ। सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियाँ, आपने देखा है, आपने वर्तमान समय में आप जो भी विद्यालय या पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं या खुले हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ हर किसी न किसी ओकेज़न पर, किसी न किसी जैसे कि हमारा देश त्यौहार प्रधान देश है, त्योहारों का देश है, तो किसी न किसी त्यौहार पर, किसी न किसी ओकेज़न पर आपने देखा होगा वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेलकूद की गतिविधियाँ कराई जाती हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। सांस्कृतिक और शारीरिक गतिविधियाँ से बच्चों के अंदर रचनात्मक और शारीरिक विकास होता है। ठीक है, उनके अंदर रचनात्मकता की भावना आती है, उनका शरीर विकसित करता है। फिर अगला है मूल्य और नैतिकता की शिक्षा। ठीक है, विद्यालय बच्चों में नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करता है। ठीक है, परिवार से वो भले ही सीख के आए हों, लेकिन विद्यालय ही है जो सामाजिक मूल्यों और उत्तरदायित्व का, उनके सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका सारांश क्या हुआ, जो हमने पढ़ा कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक में परिवार और विद्यालय। ठीक है, तो परिवार बच्चे की नींव को मजबूत करता है,
प्रारंभिक मूल्यों को विकसित करता है, क्योंकि पहली शिक्षा हमें वहीं से मिलती है। विद्यालय बच्चों को बाहरी दुनिया से परिचित कराएगा और उसे बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को गति दे देगा। दोनों ही बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोनों का सुदृढ़ होना, समृद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे, फिर से इसको देख लेंगे कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला परिवार था। परिवार में मेन पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है पारिवारिक वातावरण, दूसरा माता पिता का व्यवहार, तीसरा आर्थिक स्थिति, चौथा मूल्य और परंपराएं, पांचवा पोषण और स्वास्थ्य, और छठा है भाषा और संवाद। ठीक है, यही चीज़ हम विद्यालय के संदर्भ में जब देखेंगे तब शिक्षक का प्रभाव, शिक्षा प्रणाली, सहपाठियों का प्रभाव, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियाँ, मूल्य और नैतिकता। ठीक है, अब हम अगला हिस्सा देखते हैं। हमारे पाठ्यक्रम का अगला हिस्सा है वंशानुक्रम एवं वातावरण। किसके संदर्भ में? बालक के संदर्भ में। बालक के विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम एवं वातावरण की क्या भूमिका है और अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो हैं हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, उनके अनुसार उनकी भूमिका क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला वंशानुक्रम का प्रभाव, वंशानुक्रम की भूमिका, क्या भूमिका होती है एक बालक के विकास में, वंशानुक्रम की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो वंशानुक्रम वह जैविक गुण है जो माता पिता से संतानों को डीएनए के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जो वो गुणसूत्र हैं वो हमारे जैविक गुणों के वाहक होते हैं। हमारे पिता के, हमारे दादा के, हमारे परदादा के या हमारे बच्चे के दूसरे भाग के, दूसरा पक्ष अर्थात उसके माता के, उसके नाना के, उसके परनाना के, यहाँ तक बच्चे का प्रभाव पड़ता है, वो 23 जोड़े गुणसूत्रों में ही होते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव बच्चे के शारीरिक संरचना, बुद्धि, व्यक्तित्व और मानसिक क्षमताओं से होता है। ठीक है, जैसा कि अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके जन्म के पश्चात आपके परिवार के सदस्य, आसपास के लोग कहते हैं कि देखो इसकी नाक उस पर गई है, इसके कान ऐसे हैं, या तो बच्चे का चेहरा उन पे पड़ा है। तो इसका अर्थ यही है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता तक नहीं होगा, वो आगे अपने पीछे 2 पीढ़ियों तक जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने यह माना है कि एक बच्चे के विकास में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो वंशानुक्रम की होती है। तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, उन्होंने कहा था कि बच्चे के गुण वंशानुगत होते हैं और इसका उसके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण और वंशानुक्रम की भूमिका बच्चे के विकास में। तो सबसे पहले वंशानुक्रम में फ्रांसिस गाल्टन इसके समर्थक रहे हैं। दूसरे हमारे महोदय हैं जिनका नाम है गेसल। उन्होंने विकास के सिद्धांत में कहा कि बालक का विकास एक पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, जिसे वंशानुक्रम नियंत्रित करता है। ठीक है, वो एक क्रम को बताते हैं, वो कहते हैं एक ऐसा क्रम है, उसी क्रम के अनुसार बालक का विकास होता है और उसको नियंत्रित करने का कार्य हमारा वंशानुक्रम करता है। ठीक है, और तीसरे बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है इन्हें आपने पूर्व में सुना होगा, इनका नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, जिन्होंने अपना एक प्रयोग जिराफ के ऊपर किया था, जिराफ के गर्दन के ऊपर। ठीक है, उनके अनुसार जैविक वंशानुक्रम ही विकास का आधार है। ठीक है, अगला हिस्सा है आपके पाठ्यक्रम का वातावरण की भूमिका। ठीक है, वातावरण की भूमिका, वातावरण का अर्थ है कि हमारे आसपास या बालक के आसपास की वह परिस्थितियाँ जहाँ वो रहता है। ठीक है, हैबिटेट उसका, जिसमें उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पहलू शामिल होते हैं। यह बच्चे की रुचियों और आदतों व्यवहार को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? वातावरण प्रभावित करता है। ठीक है, तो वातावरण को समर्थित कुछ शिक्षा शास्त्री हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ शिक्षा शास्त्री ऐसे हैं जो कि वातावरण से संबंधित है। तो हम मुख्य शिक्षा शास्त्रियों को देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा शास्त्री हैं जॉन वाटसन। ठीक है, सबसे पहले जॉन वाटसन हैं। तो हम बात कर रहे थे
वातावरण को समर्थित कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहला नाम है जॉन वॉटसन। ठीक है, उन्होंने कहा था, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो और मैं उन्हें जिस प्रकार व्यक्तित्व बनाना चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। उनके वातावरणीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनका ये मानना था कि अगर एक बच्चे को हम, एक नवजात शिशु को हम एक डॉक्टर की फैमिली में रख देते हैं, जहाँ पर ऐसा माहौल है कि बच्चे वहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो बच्चा भी उसी प्रकार से उस क्षेत्र में जाने का प्रयास करेगा या उस क्षेत्र में चला जाएगा। अगर एक नवजात बच्चे को हम किसी इंजीनियर के यहाँ दे देते हैं, तो वहाँ का माहौल अगर इंजीनियर का है कि सबको इंजीनियर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, तो बच्चा वैसे ही उस विकसित होगा। तो ऐसा मानना जॉन वॉटसन का था कि आप एक बच्चे को जैसा वातावरण देंगे उसका विकास उसी प्रकार होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन शिशु दे दो, स्वस्थ शिशु दे दो, आप जैसे चाहो मैं वैसा उसको बना दूँ, मैं उस वातावरण में ले जाकर रख दूँगा और वैसे ही उसको प्रशिक्षित करूँगा कि वह आगे जाकर वैसा ही बने। ठीक है, फिर अगले हैं हमारे बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अल्बर्ट बैंडूरा। ठीक है, जिनका सिद्धांत आपको आगे पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। वो कहते हैं कि उनका एक जो फेमस थ्योरी, उनका नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, उनके अनुसार बच्चे अपने वातावरण से अवलोकन और अनुकरण से सीखते हैं। ठीक है, उनका थ्योरी ऑफ इमिटेशन करके एक सिद्धांत है बेंडूरा का, जो कि आपके सिलेबस में आपको मिलेगा। उनका मानना ये है कि बच्चा वंशानुक्रम से नहीं, वातावरण से सीखता है। वातावरण में जो भी चीज़ें होती हैं उसका अनुकरण करता है, उसका अनुकरण करके वो सीखता है। ठीक है, और तीसरे आपके व्यक्ति हैं ये व्यवहारवादी इवान पावलोव। ठीक है, इवान पावलोव, इनका प्रसिद्ध प्रयोग आपने सुना होगा। इन्होंने एक कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, जिसकी लार ग्रंथि में उन्होंने नली डाल दी थी और उसके बाद उसे खाना देकर उसके एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, उनकी थ्योरी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी था। हाँ, उनका यह मानना था कि बाहरी वातावरण बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आप बाहर का जैसा वातावरण बनाएंगे, बच्चे का व्यवहार उसी प्रकार से एक्ट करेगा। ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने दिखाया कि अगर आप एक यूसीएस कन्वर्ट करते हैं, एक यूसीएस जनरेट करते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस जनरेट करते हैं, तो हो सकता हो अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी आ जाए। ठीक है, जब मैं पावलोव आपको पढ़ाऊँगा तो इसे आसानी से आपको समझाऊँगा कि जिससे आपका पावलोव से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर हमने अपने पाठ्यक्रम में अभी 2 चीज़ें देखी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। कुछ शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो वंशानुक्रम को मानते हैं कि वंशानुक्रम एक बालक के विकास को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वातावरण को मानते हैं कि वातावरण ही बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान समय के 21वीं सदी के जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनका ये मानना है कि यह रास्ता कहीं बीच में है, अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में है। एक बालक के ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगर वंशानुगत रूप से एक बालक बहुत ही स्वस्थ है, अच्छा है, और उसके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, तो ये आप समझ लीजिए कि वो बच्चा, हो सकता है कि वो बच्चा भी उसी तरह का हो जाए। अगर वातावरण अच्छा है, वंशानुक्रम ठीक नहीं है, परिवार का माहौल ठीक नहीं है, परिवार में लोग अच्छे नहीं हैं, तब भी बालक का विकास प्रभावित हो सकता है। इसीलिए ये जो वर्तमान समय के शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी बात को तवज्जो ज़्यादा दी जाती है कि एक बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दोनों की अंतःक्रिया से एक बालक विकसित होता है। तो एक बालक अगर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से या भावनात्मक रूप से सुदृढ़ है, स्वस्थ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही सुदृढ़ है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन उनके समर्थक हैं और क्या उन्होंने कहा है। तो कई विद्वान हैं जिन्होंने वंशानुक्रम वातावरण को अलग अलग न मानते हुए उसके समन्वय रूप को महत्वपूर्ण बताया है। तो सबसे पहले हैं आपके जीन पियाजे। ठीक है, आपके सिलेबस में जीन पियाजे लगे हुए हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे के उन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि अगर आपने पूर्व में कुछ पढ़ाई की होगी या पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 4 उनके सिद्धांत हैं। उन्होंने बालक का विकास बौद्धिक क्रम में बताया है कि एक
आयु स्तर तक बालक इतना बौद्धिक विकास पाता है, दूसरे आयु स्तर में इतना बौद्धिक विकास पाता है और तीसरे आयु स्तर में इतना पाता है, चौथे में इतना। ठीक है, तो पहला उनका स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज, फिर दूसरा था प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा था कॉन्क्रीट स्टेज और चौथा उनका स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो उनका मानना ये था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, उनका जो सिद्धांत था उनका ये मानना था कि वंशानुक्रम अर्थात मस्तिष्क की संरचना और वातावरण अर्थात शिक्षा और अनुभव दोनों की भूमिका होती है। ठीक है, अगर एक बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्थिर है, ठीक है, जो कि वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है, और उसका वातावरण मतलब उसका शिक्षा, आसपास के वातावरण का अनुभव, वो सारी चीज़ें दोनों मिल के एक अच्छे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बालक का निर्माण करती हैं। ठीक है, दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि रूस से हैं, ये वाइगोत्स्की। ठीक है, आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा। ठीक है, वाइगोत्स्की ने ये माना कि संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति से प्रभावित होती है। ठीक है, लेकिन उनकी अंतर्निहित क्षमता वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। तो उस बालक का जो भी संज्ञानात्मक विकास होगा, जो भी मतलब बौद्धिक विकास होता है, वो सारी किससे प्रभावित होती हैं? समाज और संस्कृति से होती हैं। लेकिन उसके अंदर क्षमता जो होती है, जो पूर्व में पहले में जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर पूर्व में कुछ न कुछ क्षमता होती है, वो जो क्षमता होती है वो वंशानुक्रम पर ही निर्भर करती है, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना है। तो ये भी कहते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम का समन्वय ही एक बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगले हमारे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं स्टर्न। ठीक है, उन्होंने वंशानुक्रम और वातावरण के मिश्रित प्रभाव को संयोजक सिद्धांत कहा। ठीक है, संयोजक का सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे वंशानुक्रम वातावरण से संबंधित। देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण का जो टॉपिक है बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही व्यवहारिक है, जिसमें आपके क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। अगर आप एक बार आराम से, ध्यान से प्रश्न को पढ़कर धीरे धीरे करेंगे तो आराम से वो कर पाएंगे। ठीक है, और इसके कंक्लूजन की तरफ हम चलें तो ये कहते हैं कि वंशानुक्रम बच्चे के जन्म के समय उसकी क्षमताओं और गुणों का प्रारंभिक आधार माना जाता है, जैसा कि सबको पता है। वातावरण क्या करता है? इन क्षमताओं को विकसित करता है। जो गुण बच्चे के अंदर पहले से ही पाए गए हैं उनका विकास वातावरण करता है, उसे निखारता है, नई दिशा देता है। दोनों कारक मिलकर बच्चे के संपूर्ण या समग्र विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण को परस्पर पूरक मानते हुए शिक्षा प्रणाली और सामाजिक परिवेश को ऐसा बनाना चाहिए जिससे उसकी संभावना को हम ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सकें। ठीक है, ये थी आपकी आज की दूसरी कक्षा। आपको अगर समझ में आया होगा या आपके कुछ प्रश्न होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। और जो हमारे विद्यार्थी प्रतिदिन इसका क्लास करते हैं मैं उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके सारे PDF प्रोवाइड करूंगा और इससे संबंधित सारे पूर्व में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं चैप्टर वाइज, मैं सारे प्रश्न कराता चलूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।